नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय के लिए लगातार प्रश्नों की श्रृंखला को आपके लिए लेके आए हैं। ये सभी संभावित वे प्रश्न हैं जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं और इस बार जो परीक्षा हो रही है उसमें आने की अत्यंत संभावना है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा से पूर्व आपके लिए लाएँ। एक प्रकार से रैपिड फायर राउंड होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पहली क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। यह किसने कहा है? आपको ऑप्शंस दिए हैं, मैकियावेली, हाब्स, लेनिन, माओ त्से तुंग। दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। मैकियावेली ने कहा है व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को या जो पैतृक हानि होती है उसको नहीं भूल सकता है। मैकियावेली का ये प्रसिद्ध कथन है और मैकियावेली को आधुनिक युग का उद्धारक या विचारक कहा जाता है। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध रचना द प्रिंस जो कि 1523 में आई थी, शासन कला का विचार देते हुए कहा कि राजा को शासन संचालन में भय व प्रेम दोनों के गुण का प्रयोग करना चाहिए। तो यह भी आप याद रखेंगे कि उन्होंने शासन संचालन में प्रजा के लिए भय व प्रेम दोनों का गुण राजा का होना चाहिए, इस विषय में बात की है। उनकी प्रसिद्ध रचना द प्रिंस है और उनका प्रसिद्ध कथन है व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल उपयोगिता को परिभाषित करता है। तो जे.एस. मिल उपयोगिता को किस तरह से परिभाषित करते हैं आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है कुछ शिल्प के लिए उपयोगिता, बी है समाज के लिए उपयोगिता, सी है आनंद तथा कष्ट की अनुपस्थिति और डी है यह सभी के हितों को बढ़ावा देता है तथा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद तथा कष्ट की अनुपस्थिति। इसके द्वारा मैकियावेली उपयोगिता को परिभाषित करता है। मिल सुख को सुख और दुख की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका तर्क है आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न हो सकता है और यह कि सुख जो कि किसी उच्च संकायों में निहित होता है उन्हें आधारभूत सुखों की तुलना में अधिक भारित किया जाना चाहिए। यानी मिल सुख और दुख को भलीभांति इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। मिल उपयोगिता को इस प्रकार से परिभाषित किया है, एक्शन आर राइट इन प्रोपोर्शन एज दे टेंड टू। तो दोस्तों याद रखेंगे जे.एस. मिल की उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो आनंद तथा कष्ट की अनुपस्थिति से रिलेटेड है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? ऑप्शन दिए हैं, ए महात्मा गांधी, बी जे.एल. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, सी है बी.आर. अम्बेडकर और डी है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गोलमेज जो सम्मेलन किए गए थे उनका उद्देश्य था अंग्रेज सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में आया था उसके पूर्व भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना और इसके लिए भारत के जो प्रबुद्ध नेता थे या समर्पित नेता थे उनको उसमें इनवाइट किया गया था। इसमें बी.आर. अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें साइमन आयोग की जांच की रिपोर्ट के जो जांच के बाद जो रिपोर्ट आई थी उसके विषय में भी बातचीत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 के दौरान हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 1932 के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से निम्न में से किस विषय से ली गई है? तो आपको बताना है यहाँ पे डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन दिया है, ए जैविक विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, सी संचार विज्ञान और डी सामाजिक विज्ञान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक विज्ञान। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी टू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि 1953 में आई थी में अपना प्रणाली विश्लेषण प्रस्तुत किया था और उसमें ही उन्होंने इस विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। तो याद रखें डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मुख्यतः जैविक विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर की जो विशेषता होती है वही विशेषता जो प्रणाली है उसका विश्लेषण होता है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ डिफाइन किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसने आधुनिकीकरण की 9 भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए लुसियन पाई,
बी C.A. ब्लेक, सी डैनियल करमानी और डी है गैब्रियल आमंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, C.A. ब्लेक। इन्होंने आधुनिकीकरण की 9 भव्य प्रक्रियाओं के सिद्धांत को दिया है। ब्लेक का कहना है आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न संस्थाएं तेजी से बदलती हुई नई जिम्मेदारियों के साथ अनुकूलित होती हैं। इसमें वैज्ञानिक प्रगति से जुड़े अपने परिवेश पर नियंत्रण की क्षमता वाले मनुष्य के ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? तो यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में आपको बताना है कि उसकी खासियत क्या है। ऑप्शन ए है तथ्य एवं मूल्यों को अलग करता है, बी ऐतिहासिक रूप से तथ्य एवं मूल्य को परस्पर संबंधित करता है, सी तथ्यात्मक विश्लेषण को त्यागता है और डी प्रामाणिक विश्लेषण को त्यागता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं में आएगा ऐतिहासिक रूप से यह तथ्य एवं मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है? यानी संविधानवाद होना चाहिए, उसके बाद में सरकार होना चाहिए, तो ऐसा किस में माना जाता है बताना है, व्यवस्था का नाम बताना है। ऑप्शन ए है समाजवादी, बी लोकतांत्रिक, सी राजतंत्र और डी एकात्मक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक प्रकार की जो सरकार है उसके लिए सबसे पहले संविधान होना चाहिए, उसके बाद ही लोकतांत्रिक सरकार बनाई जा सकती है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1887 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया? आपके पास में ऑप्शन है, ए है एकात्मक प्रणाली, बी कॉन्फेडरेशन और सी संघीय और डी है अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कॉन्फेडरेशन। तो जो 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ था उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस प्रणाली को अपनाया था उसे आप कॉन्फेडरेशन के नाम से जानते हैं, और जो कॉन्फेडरेशन प्रणाली के नाम से इसे संशोधित किया गया था। द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन जो कि 1781 से 89 के तहत पहला संविधान अमेरिका में लिखा गया था और संविधान सभा में व्यापक रूपरेखाओं का प्रस्ताव रखा गया, उन पर बहस हुई। उसमें विशेष रूप से जेम्स मेडिसिन की वर्जीनिया योजना और विलियम पैटरसन की न्यू जर्सी योजना इनको शामिल किया गया था। उसके बाद में अमेरिका का संविधान प्रॉपर तरीके से बन पाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जर्मनी और डी फ्रांस। आपको बताना है राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किस देश में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये अमेरिका में सर्वप्रथम स्थापित हुई थी। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत में फ्रांसीसी दार्शनिक जो है मॉन्टेस्क्यू उनके द्वारा जो विचार दिए गए थे उस अवधारणा को लागू किया जाता है। इस व्यवस्था में शक्ति राज्य के 3 प्रमुख भागों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभक्त कर दी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न रिपीटली आ गया है, इसका सही उत्तर अभी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। लोकतांत्रिक प्रकार की अवधारणा होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति के अर्थ को बताता है? तो आपको यहाँ पर राजनीतिक संस्कृति के अर्थ के बारे में बात करनी है। किस विकल्प में राजनीतिक संस्कृति का अर्थ छुपा हुआ है? ऑप्शन ए है ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन, बी है राजनीतिक दल और दबाव समूह, सी है राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक प्रणालियां और डी है राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। इसमें राजनीतिक संस्कृति का अर्थ छुपा हुआ होता है। राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है राजनीतिक मान्यताएं एवं राजनीतिक मूल्यों से है
जहाँ पे राजनीतिक मान्यताएं हैं, जहाँ पे राजनीतिक मूल्य है, वहीं पे राजनीतिक संस्कृति का विकास होता है। राजनीतिक विज्ञानियों द्वारा राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक समाजों के मूल्य, आदर्श, विचारों आदि का एक समूह के रूप में देखा जाता है। और सर्वप्रथम अगर बात करें तो 1856 में आमंड द्वारा इस प्रकार की अवधारणा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर आप भलीभांति जानते होंगे। ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को रखा गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और संविधान सभा को प्रथम बार संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति की अगर बात करें तो वे JV कृपलानी थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आर्थिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए प्रस्तावना और मूल अधिकार, बी प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी मूल कर्तव्य। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्थिक न्याय के सिद्धांत से रिलेटेड है और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में हमें देखने मिलता है। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंतर्गत ये इनका वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार भी रखा गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में आया था उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार से आर्थिक न्याय का जो सिद्धांत है वो भारत के संविधान के द्वारा भारत में लागू किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किसके सिफारिश के उपरांत किया गया? मतलब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसके द्वारा लाया गया था, उस समिति का नाम बताना है। ऑप्शन ए शाह समिति, बी एस वरादाचारी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति और डी मेहता समिति। तो किस समिति ने सिफारिश की थी उसके बाद मूल कर्तव्य लाए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में अन्य प्रावधानों जैसे प्रस्तावना आदि के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी स्थान दिया गया था और ये स्वर्ण सिंह समिति के प्रयासों के द्वारा हुआ था। अगर हम मूल कर्तव्य के विषय में बात करें तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को रखा गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस वर्ष में मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आपको केवल सन बताना है। ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1989 और डी है 1991। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1989। वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था और इसके द्वारा भारत में मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। वर्तमान में 18 वर्ष ही मतदान की न्यूनतम उम्र है, यानी 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भारतीय नागरिक अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लागू किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है 1984, बी है 1985, सी है 1986 और डी है 1987। इसका उत्तर भी आप भलीभांति जानते होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान लाया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के विषय में बात की गई है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 29, बी है अनुच्छेद 30, सी है अनुच्छेद 43 और डी है अनुच्छेद 44। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 आता है। इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 राज्य समस्त भारतीय भूभाग के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा, इस तरह से वर्णन करता है।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है? तो संयुक्त सत्र का प्रावधान के विषय में बात करना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 81, बी है अनुच्छेद 93, सी है अनुच्छेद 105 और डी है अनुच्छेद 108। इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते हैं, अनुच्छेद 108 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। किसी विधेयक के संसद में पारित होने के संदर्भ में अगर किसी प्रकार का गतिरोध हो जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार का गतिरोध हो जाता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी विषय पे एकमत नहीं हो पाते हैं, तो इस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है और यह संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार रखा जाता है। इस अधिवेशन सत्र की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 108 संयुक्त सत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं? तो आपको बताना है समवर्ती सूची में 42वें संविधान के बाद में कितने विषय आए हैं। ऑप्शन ए है 52, बी है 61, सी है 64 और डी है 97। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52 विषय। 42वें संविधान संशोधन के उपरांत 52 विषय को लाया गया। तो इस समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। संघ सूची की अगर बात करें तो इसमें 100 विषय हैं, पहले 97 थे। राज्य सूची में 61 विषय थे, पहले इसमें 46 विषय थे। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जब 1976 में लाया गया तो इसमें समवर्ती सूची में अलग से 5 विषय को जोड़ा गया और 5 विषय जोड़ने के बाद में 52 विषय हो चुके हैं। पहले 47 थे, अब 52 हो चुके हैं। इसमें जो विषय जोड़े गए थे अगर उनके विषय में बात करें तो इसमें शिक्षा को ऐड किया गया था, वन को ऐड किया गया था, भार और माप को ऐड किया गया था, जंगली जंतु एवं पक्षियों के संरक्षण को ऐड किया गया था और न्यायिक प्रशासन, इसमें उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को छोड़ करके जो अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके विषय में उस विषय को भी ऐड किया गया था। तो इस प्रकार से जो समवर्ती सूची है इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ने कानून बनाया है तो प्रायः केंद्र के कानून को ही उसमें लागू किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित को क्रमिक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। तो आपको बताना है किसके बाद में कौन सा आयोग आया है। इसमें आयोग दिए हैं, पहला है पुंछी आयोग, दूसरा आनंदपुर साहिब आयोग, तीसरा प्रशासनिक सुधार आयोग और चौथा है राजमन्नार समिति। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है 1, 2, 4 और 3, बी में है 2, 4, 1 और 3, सी में है 4, 1, 2 उसके बाद 3 और डी में है 3, 4, 2 और 1। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 3, 4, 2, 1 आ जाएगा। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, ये 1966 में लाया गया था। इसके बाद राजमन्नार समिति आई थी, ये 1970 में आई थी। उसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब आयोग आया था और सबसे अंत में बात करें पुंछी आयोग 2007 में लाया गया था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद राजमन्नार समिति, उसके बाद आनंदपुर साहिब आयोग और उसके बाद पुंछी आयोग। सन भी आप याद रखें, प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध है 1966 से, राजमन्नार समिति का संबंध है 1970 से, आनंदपुर साहिब आयोग जो आया था 1973 में आया था और पुंछी आयोग 2007 से रिलेटेड है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन और डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आते हैं और सेल्यूकस जो है उनके राजदूत के रूप में इन्होंने अपना परिचय दिया था और पाटलिपुत्र में इनको रहने के लिए जगह दी गई थी। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य काल में जो शासन व्यवस्था था उसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको युग्म जो गलत है वो बताना है। ऑप्शन ए दिया है जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका संबंध इसमें पाकिस्तान दिया है। बी दिया है आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड से रिलेटेड। सी दिया है LTTE
इसका रिलेशन भारत से दिया है, और डी है ISIS सीरिया से दिया है। तो इसमें ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। LTTE का जो संबंध है यानी लिट्टे का जो संबंध है वो भारत से नहीं है, श्रीलंका से है। इसमें पहला ऑप्शन जैसे मोहम्मद बिल्कुल पाकिस्तान से रिलेटेड है। आयरिश रिपब्लिक आर्मी ये आयरलैंड से रिलेटेड है। लिट्टे जो है LTTE ये श्रीलंका से रिलेटेड है, और ISIS जो है वो सीरिया से रिलेटेड है। तो ये सब विद्रोही संगठन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी जियाउल हक और डी अयूब खान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली। तो लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर बने थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जेनेवा और डी बर्लिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया है। यह विश्व व्यापार पर नज़र रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में काम करता है। इसके प्रावधान में जो भी सदस्य देश होते हैं वो सारे प्रावधान इनके ऊपर बाध्यकारी होते हैं, मतलब जो भी नियम बनाए जाएंगे वो सभी को मानना होगा, सदस्य देशों को। और अब तक 164 देश इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। सबसे नए सदस्य की बात करें तो अफगानिस्तान ने 2016 में इसकी सदस्यता को ग्रहण किया है। भारत भी इसके संस्थापक सदस्य के रूप में काउंट किया जाता है, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? तो 1971 में भारत रूस संधि हुई थी। शांति, मित्रता और सहयोग संधि 1971 के नाम से जाना जाता है। इसमें रूस के राष्ट्रपति उस वक्त कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्टालिन, बी है गोर्बाचेव, सी है लियोनिड ब्रेजनेव और डी है यूरी आंद्रोपोव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनिड ब्रेजनेव जो थे 1971 की भारत रूस संधि, जिसको शांति, मित्रता और सहयोग संधि के नाम से जानते हैं, रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने भारतीय प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है? ऑप्शन ए अतुल कोहली, बी गुरप्रीत महाजन और सी रजनी कोठारी और डी है जेम्स मैनर। तो विचारक का नाम बताना है जिसने प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है। यानी यहाँ पे जो लोकतंत्र उपयोग किया जा रहा है वो काफ़ी सक्सेस है, ये कौन कहना चाह रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अतुल कोहली। अतुल कोहली का विचार है कि भारतीय प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत दूसरों की तुलना में एक सफल उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, कब भारत में संसद ने पंचायत यानी एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज कानून पारित किया था? तो कब भारत की संसद ने पंचायत कानून को पारित किया था? सन बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1993, बी है 1995, सी है 1996 और डी है 1998। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा 1996। 1996 में भारतीय संसद ने पंचायत कानून, जिसे पेशा के नाम से भी जाना जाते हैं, पेशा का नाम जो है पंचायत उपबंध, ये अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार का एक विधेयक है। यह भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर बना था और दिसंबर 1996 में संसद में एक विधेयक के रूप में आया था, और दिसंबर 1996 में ही यह दोनों सदन में पारित हो गया था, और 24 दिसंबर को 1996 को राष्ट्रपति की सहमति इसे प्राप्त हो गई थी और पेशा कानून बन गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है ओडिशा, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। लोकपाल संस्था के सबसे पहले स्थापना 1971 में महाराष्ट्र राज्य में की गई थी। उससे संबंधित विधेयक ओडिशा में 1970 में पारित हो चुका था, लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई थी, और ओडिशा में
1970 में ये विधेयक तो लाया गया था, लेकिन ये 1983 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार से 1971 की बात करें तो महाराष्ट्र, और उड़ीसा की बात करें तो 1983 में ये लागू हुआ है। अगला प्रश्न, इस प्रकार से महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त संस्था को स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी अशोक मेहता, सी जेबी कृपलानी और डी के संतानम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के संतानम। भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष के संतानम थे। इस समिति की रिपोर्ट वर्ष 1962 में आई थी। तो याद रखेंगे के संतानम, भ्रष्टाचार निरोधक समिति, और रिपोर्ट आई थी 1962 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो आपको बताना है सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कैबिनेट की नियुक्ति समिति, बी कैबिनेट की सुरक्षा समिति, सी कैबिनेट की आर्थिक मामलों पर समिति और डी कैबिनेट की राजनीतिक मामलों पर समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति। कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की जो समिति होती है उसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। यह केंद्र राज्य संबंधों में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अत्यंत महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। यह भारत सरकार की अन्य सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की तरह ही अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया? तो आपको बताना है किसने सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया है। ऑप्शन ए रूसो, बी टी हॉब्स, सी है लॉक और डी है जे एस मिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस हॉब्स यानी टी हॉब्स। इन्होंने सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचारक दिया है। इनकी किताब लेवियाथन है। इसमें उन्होंने समस्त शक्ति सर्वशक्तिमान संप्रभु को सौंपने के विषय में बात की है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के जो रैपिड क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिए। ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। कल फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।